नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण खबर के साथ आज की खबर को हम शुरू करेंगे, जिसमें पिछले 24 घंटे बीत गए हैं और अब 48 घंटे होने वाले हैं। तवाघाट डिपू लेक राष्ट्रीय राजमार्ग गस्कू के पास बंद है, जो नहीं खुल पाई है, और लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर और मार्ग बंद हो गया है, जिससे प्रशासन को भी मार्ग को खोलने में परेशानी हो रही है। लेकिन एक चिंताजनक बात जो अभी मेरी कस्कू में फंसे यात्री हैं अशोक पत्याल, उनका मुझे अभी फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे ये जानकारी दी है कि उनको प्रशासन से ऐसी कोई विशेष मदद वहाँ पर नहीं मिल पा रही है। लगभग 48 से 50 लोग यात्री वहाँ पर हैं, उनमें छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, और उनको भोजन और रहने की भी समस्या हो गई है। उनका कहना है कि मलघाट के पास मार्ग नहीं खुल पाया, जिससे वो धारचूला की ओर भी वापस नहीं आ पाए, और जो उनके वाहन में जो उनके पास उपलब्ध सामग्री थी उसको उन्होंने कल रात को और आज खाया, बिस्किट या आदि जो चीज़ें होंगी, लेकिन आज की रात के लिए उनको भोजन का संकट पैदा हो गया है। और यह क्योंकि अशोक पत्याल जी खुद वहां पर मौजूद हैं अभी, तो उनकी बात को ही हमको सत्य मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा यह दावा किया गया है कि पांगला क्षेत्र में कुछ यात्रियों को रहने की व्यवस्था की गई है और उनके लिए भोजन भी उनको उपलब्ध कराया गया है, कराया भी गया होगा। लेकिन जो गस्कू क्षेत्र में फंसे हुए जो यात्री हैं, वो उनसे जो मेरी बात हुई, उनका प्रशासन स्तर से किसी भी मदद को मिलने से उनके द्वारा इनकार किया गया है, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो काफ़ी मुश्किलों में वहाँ पर रहने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि उनको गाड़ी में ही रुकना पड़ेगा और उनके पास भोजन की सामग्री भी नहीं है। ऐसे में आपदा काल के प्रबंधन में जो हमारे दावे हैं, शासन प्रशासन के 2 दावे हैं, हमको निश्चित तौर पर उस पर विचार करना पड़ेगा कि इन परिस्थितियों में जब यात्री ऐसे हालातों में फंस जाएं तो उनको कैसे राहत दी जा सकती है। जो यात्रियों को पुलिस प्रशासन के द्वारा भोजन और मदद दी गई है, वास्तव में उन्होंने राहत महसूस की होगी, लेकिन जो अशोक पत्याल जी हैं, उन्होंने मुझे अभी लगभग 7:36 में मेरी उनसे बात हुई शाम को, तो उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस प्रकार की कोई सहायता उनको नहीं मिली है। अगर उनको ऐसी सहायता नहीं मिल पा रही है तो वास्तव में शासन प्रशासन के लिए और उनके दावों को वास्तव में ये चुनौती है। एक और जहां मौसम की चुनौती तो सबके लिए बनी हुई है, लेकिन ऐसे में यदि हम भोजन उपलब्ध न करा पाएं तो ये काफ़ी सोचनीय विषय है। आज हम अपने इस खबर के माध्यम से शासन प्रशासन के सभी लोगों से यह आग्रह करना चाहते हैं कि मौके पर जहां व्यक्ति फंसा हो, जो परेशानी में हो, उसको वास्तविक मदद मिले और यही सही जानकारी मीडिया के पास भी आए, जनता के पास भी जाए, क्योंकि शासन प्रशासन और मीडिया की विश्वसनीयता भी कमजोर हो जाएगी अगर उस पीड़ित व्यक्ति तक राहत नहीं पहुंची है और खबर ऐसी चल रही है कि उन तक राहत पहुंच गई है। तो ये मीडिया के लिए भी, शासन प्रशासन के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह बना रहेगा, जो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं है। यदि कहीं से ऐसी चूक हो गई है या ऐसी दिक्कतें थी कि उन लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, तो इस बात को भी शासन प्रशासन को मीडिया से साझा करनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि शासन प्रशासन वास्तव में युद्ध स्तर पर काम करने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन अभी आज के वर्तमान समय में जब इस खबर को मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं, तो गस्कू में फंसे हुए 48 से 50 लोगों तक कोई मदद नहीं पहुंच पाई है। यह मुझे जो वहां पर खुद फंसे हैं उन यात्री के द्वारा फोन करके बताया गया। अगली बात, पंचायती चुनाव समाप्त हो गए हैं, तो जैसा कि हमने अपना सर्वे भी जारी किया था कुछ ग्राम सभाओं में, और 80% हमारा सर्वे ठीक साबित हुआ। ऐसे ही जिला पंचायत के चुनाव में हमारा सर्वे सटीक साबित हुआ, और आगे बढ़ते क्रम में अब हमने जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं
उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू किया है। और काफ़ी दर्शकों की ये मांग थी कि चुनावी समर में काफ़ी दावों के बाद जो प्रतिनिधि जीत के आ रहे हैं, उनके दावों को भी मीडिया के माध्यम से परखा जाए, या उनकी जो भविष्य की योजनाएं जनता के लिए हैं उसको भी जनता के बीच में लाया जाए। तो ऐसे ही हमने शुरुआत की है। धारचूला देहात की नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं, जिनसे आज हमने उनके क्षेत्र को लेकर के बातचीत की है। आज वो आप लोगों के बीच में हम रखेंगे और इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। जो जनप्रतिनिधि जीत करके आए हैं उन लोगों से उस ग्राम सभा के लिए, क्षेत्र के लिए क्या उनका विजन है, क्या उनकी दूरदर्शी सोच है, और कैसे वो जनता को वो सारे वादे पूरे करके राहत दे पाएंगे जो उन्होंने चुनाव के बीच में किए हैं। आज फिर से मैं एक बार और शासन प्रशासन और सरकार के लिए आपदा काल में चुनौती बने जो भी क्षेत्र हैं उसको लेकर के भी एक बार फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि पीड़ित लोगों तक मदद पहुँचनी चाहिए। ऐसे ही सोबला में भी अत्यधिक वर्षा के बाद बादल फटने की खबर सामने आई, लेकिन गनीमत रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। वहाँ एक होटल व्यवसायी को उनके होटल में नुकसान होने की सूचना है और गनीमत रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे ही क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में आपदा से लोग परेशान हैं। इसीलिए आपसे इस बुलेटिन के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आपदा संकट काल के इस दौर में सतर्क रहें, सावधान रहें और जो गैर जरूरी यात्रा है उसको करने से बचें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और शासन प्रशासन को मदद करते हुए अपनी भी सुरक्षा सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप चुनावी संवाद में जीतने में सफल रही। हमारा सर्वे आपको जिता रहा था, लेकिन अब आपका काम अब शुरू होता है, क्योंकि आप जब चुनाव जीत गई हैं तो उसके बाद ही जनता आपको ये देखना चाहेगी कि वो जो आपके वादे थे, जो आपका संकल्प था, उसको आप पूरा कर पाते हैं कि नहीं। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये आ रहा है कि धारचूला देहात के अंतर्गत गरतौली में जनता काफी समय से परेशान है और उनके पुल बार बार बह जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आपका चुनाव था आपने काफी मेहनत की थी, वहाँ पुल बना था, लेकिन वो पुल भी अब बह चुका है, क्योंकि गरतौली की जो जनता है वो आज क्षेत्र से उनका संपर्क कटा हुआ है। तो इसको आप कैसे देखती हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? बताइए। पहले बार तो मैं सबका धन्यवाद, और जो लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया आपके माध्यम से, आपके मानसरोवर न्यूज़ के जरिए मैं उन सभी धारचूला देहात की जनता का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जिस प्रकार से मुझ पर विश्वास करके और उम्मीद जगाकर यहाँ तक पहुँचाया है, और आपकी उम्मीदों पे मैं भी खरी उतरूँगी। और जहाँ तक मेरा विश्वास है कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूँगी, और जहाँ तक जो सुविधाएं नहीं पहुँची मेरे धारचूला देहात के अंतर्गत, वहाँ तक सुविधा पहुँचाने का कार्य करूँगी। और समस्त मेरे देवतुल्य ये धारचूला देहात की जनता का हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे धारचूला देहात की जनता का। और जो आपने भैया मुझसे प्रश्न पूछा कि गरतौली का जो पुल है, बार बार वहाँ पे नदी आती है और अपना रूप बदल देती है, और ये बरसाती समय है, नदियाँ रात को बारिश होती है तो अपना रूप बदलती हैं, तो पुल फिर बह जाते हैं। तो मेन इसमें ये है कि मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूँगी कि जो गरतौली की 25-30 परिवारों की समस्या हैं, उसमें कई इधर उधर से आवाजाही, घास काटने, लोगों का आने जाने का वहाँ का जो मार्ग है उस पर भी बड़ी विडम्बना है लोगों की। उस पुल को बनाने के लिए जैसे भी मेरी तरफ से कोशिश रहेगी, पूरी कोशिश के साथ मैं उसको बनाने का प्रयास करूँगी। मेरा अगला सवाल आपसे ये आ रहा है कि आपके ही ग्राम सभा में सिन्याखुला आपका ही क्षेत्र है, छाना आपका ही क्षेत्र है, जो ऊपर तक सड़क जाती है, तो उसमें 2019 में सड़क कटी थी, वो अच्छी कटी, और उसके बाद से अभी तक ये बातें हमारे सामने आ रही हैं कि वहाँ सड़क का जो पूरा लाभ है, जो फेसबुक का काम वहाँ होना था, उसमें आपके डामरीकरण है, कई चीजें होनी थी, तो वो काम में कुछ दिक्कतें लग रही हैं। तो उसको आप कैसे देखती हैं? और जनता को अभी दिक्कतें हो रही हैं, तो आप ये बताइए कि ये जो सड़क का मार्ग है आपके गांव तक, जनता कब तक ऐसे जा पाएगी कि जब उसको कोई दिक्कत ना हो? ये जो धारचूला देहात की सिन्याखुला की परेशानी है, सर्वप्रथम मेरा ये और गरतौली का ही रहेगा, क्योंकि वहाँ जनता जो 2019 से रोड कट चुकी है उसमें
NPCC के मतलब हवाले कर दिया गया। पहले तो मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूंगी कि उसको NPCC से हटा के PMGSY में कन्वर्ट किया जाए, ताकि वो काम सुचारू रूप से जल्दी उस रोड का जनता मतलब लाभ प्राप्त कर सके। और ये मेरा प्रथम प्रयास रहेगा सिन्ना कोल्हू की रोड और गरतुली के पुल का। और एक क्योंकि आपके क्षेत्र में हमने क्योंकि सर्वे पहले किया था, तो उसके अनुसार एक परेशानी आ रही थी कि जो स्कूल के रास्ते हैं बच्चों के, चलने वाले बच्चों के जो रास्ते हैं वो अच्छे नहीं है। तो इसके लिए क्योंकि आप प्रधान आप बन चुके हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं और उन बच्चों को कैसे राहत मिल सकती है? मेरे माध्यम से ये भ्रमण के दौरान अभी मैं सब क्षेत्र में जाऊंगी, आभार प्रकट करने मेरे जनता का, राजूला देहात की जो जनता है, देवतुल्य जनता का मैं आभार प्रकट करने जाऊंगी। तो हर मतलब गांव में देखा जाएगा कहाँ पे वास्तव में लोगों की समस्याएं हैं, कहाँ से कहाँ तक का मार्ग नहीं है और कहाँ से बच्चे लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उस सब के लिए मेरा प्रयास प्रथम रहेगा कि मैं उन सबकी समस्याओं का समाधान कर पाऊँ, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन मैं उस समस्या का समाधान करके रहूँगी। अच्छा, मेरा एक और सवाल आपसे आ रहा है कि विद्यालय के कुछ भवन आपके जो ग्राम सभा में है वहाँ जर्जर है, उन भवनों की स्थिति ऐसी है कि जो मुझे लगता है कि वहाँ पर बच्चों का रुकना या पढ़ना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं है और वहाँ बच्चों के लिए खतरा हो सकता है। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि स्कूल के बच्चों के लिए भवनों की व्यवस्था या उस समय तक कुछ बच्चे जहाँ पर पढ़ते हैं वो सुरक्षित स्थान में जाएं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? बच्चों की सर्वप्रथम तो शिक्षा का ही मतलब मेन मायना है कि बच्चे शिक्षा ग्रहण करें। अब उस शिक्षा का स्थलीय मतलब क्षतिग्रस्त है तो बच्चे कैसे उसमें पढ़ पाएंगे और अपना आगे का जीवन चला पाएंगे। तो मेरे मतलब जो भी बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं और जिनके लिए ऐसी समस्याएं विडम्बना बच्चों के लिए उत्पन्न हो रखी है, उनको भी मैं अपने स्तर से जो भी जिस माध्यम से भी उनको लाभ प्राप्त हो सके वो माध्यम में अपना के भी उनको लाभ दिलाने का कार्य करूँगी। आपके वहाँ एक और विषय मेरे पास है, क्योंकि आपके वहाँ ज्यादा आपदाग्रस्त क्षेत्र तो है जैसे गरतौली है, लेकिन एक मामला आ रहा है सिन्ना कोला का। वहाँ पर लगभग 7 परिवार हैं जहाँ पर ठीक आपके पुल के बगल में, उसके बाद NPCC या PMGSY के द्वारा जो रोड काटी गई थी उसका मलबा ग्रामीणों के घर तक आया है, वो सब खतरे की जद में हैं। ऐसे 7 परिवार हैं जिनको विस्थापन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं उनके लिए भी पूरी कोशिश करूंगी अपने कार्यकाल के दौरान, जैसे भी हो सके उन परिवारों को विस्थापन के लिए पूरा कोशिश रहेगा कि उनको विस्थापन प्राप्त हो। लेकिन आपने अच्छा चुनाव लड़ा था और फुलतड़ी से आपके क्षेत्र में एक और प्रत्याशी थी निर्मला देवी, और आपने अच्छा चुनाव लड़ा, आपको अच्छे वोट मिले। लेकिन मेरा अगला सवाल फुलतड़ी से संबंधित है कि यहाँ पर सिंचाई पुल की समस्या है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि सरकार तो पैसा देती है सिंचाई पुल की समस्या के समाधान के लिए, वो पैसा मुझे लगता है कि क्योंकि आज जब मैं आपसे बात करता हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि वहाँ की जनता अभी भी परेशान है सिंचाई पुल से, तो इसको ये समस्या कैसे समाधान होगा इसका? सिंचाई पुल की समस्या जो भी फुलतड़ी वासियों की है उसको भी मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगी। जो भी फुलतड़ी की मेरी जनता है उनको जो अभी सुविधा से वंचित है उसके लिए भी मेरा कड़ा कदम रहेगा। अच्छा, मेरा एक और सवाल आपसे आ रहा है, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से पूरा धाचुला एक अच्छा क्षेत्र है जहाँ आदि कैलाश, ओम पर्वत और इन जगहों पर लोग यात्रा कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। लेकिन हमारा ही धाचुला देहात के अंतर्गत धाचुला कोट एक धार्मिक प्रमुख स्थल है और उसके सौंदर्यीकरण को लेकर के और यहाँ पर कैसे पर्यटन बढ़ सकता है, क्योंकि धार्मिक स्थल है, यहाँ तो धार्मिक भावना से ही लोग जाएंगे और जाते ही हैं। लेकिन मैं कभी बहुत छोटा था तब मैं भी अपने जीवन में पैदल चलकर वहां गया हूँ। मेरे कहने का मतलब आपसे केवल इतना ये सवाल है कि इस पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि धार्मिक स्थल है इसको तो करना ही है, लेकिन ये कैसे बढ़ सकता है, इसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं वहाँ की रोड का जो भी अभी बंद पड़ी है इतने समय लंबे समय से, पहले उस पर कार्य करूंगी। मैं पहले रोड बन जाए, उसके बाद वहाँ का जो भी कार्य है, धार्मिक स्थल है वहाँ पे टूरिस्ट लोगों का आवाजाही हो और वहाँ के जो बेरोजगार भाई बंधु हैं उनको रोजगार का माध्यम जो सरकार शासन प्रशासन से मिलेगा, उसके लिए भी मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। मेरा एक सवाल आपसे ज्यादा है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में मतलब मैं आपको कहूँ कि पूरे विकास खंड में
एक बात निकल करके आती है कि हर घर जल हर घर नल, ये केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है और इस पर बहुत जगह काम हुआ, लेकिन इन क्षेत्रों में अभी भी कई लोग ये कहते हैं कि लाइन तो बिछी, पानी आया नहीं। ऐसे आपका धारचूला आपका ही अपना तोक है, हाट है ना, तो यहाँ पर भी कई लोगों की शिकायतें हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि सरकार ने करोड़ों रुपए दे दिए और आप मतलब आम जनता तक पानी नहीं पहुंचा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? अभी फिलहाल जहाँ भी मैं प्रचारों में गई और जब मैं चुनाव लड़ने के दौरान घर घर तक पहुंची, सब लोगों की समस्या काफ़ी, जो आपने पूछा, काफ़ी लोगों की ये समस्या है और खुद मेरे गृह क्षेत्र का भी ये समस्या है। इसके लिए मैं पूरी कोशिश के साथ ताकत लगा दूंगी कि कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पे मतलब कमी है, जो सरकार की योजनाएं वहाँ तक नहीं पहुँची है, उसके लिए मेरा कड़ा कदम रहेगा और कहाँ पे इस पे चूक हुई है उस चूक को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। नहीं, चूक के साथ क्या कुछ लोगों की अगर लापरवाही इसमें दिखती है तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे कि लापरवाही जिनकी है उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? पहले तो जो उन्होंने लापरवाही करी है सुधारीकरण करें, अपनी गलती जहाँ जहाँ पे करी है वो गलतियों को सुधारें, अन्यथा वो गलतियाँ नहीं सुधरती है तो उसके बाद मैं कड़ा कदम उठाऊंगी। और पिछले जो पंचायती चुनाव थे उसमें आप 4 वोटों से पिछड़ गई थी। आज जनता ने आपको बहुमत दिया है, आप प्रधान बन गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज जब चुनाव के परिणाम आ रहे थे जब पिछले दिनों, तो आपके मन में डर था या आपको लगता था कि इस बार जनता ने आप पर विश्वास जताया होगा? आपको कैसा लगा? मुझे पहले तो धारचूला देहात की समस्त देवतुल्य जनता का आभार भी है और उन्होंने जो मुझ पे विश्वास किया कि आप एक सशक्त महिला हैं, आप हमारे क्षेत्र का विकास कर सकती हैं और आप हमारे क्षेत्र में अगर प्रधान बन के उभरती हैं तो हम सबकी उम्मीद पे आप खरी उतरेंगे। के लिए जो जनता ने मुझ पर विश्वास जताया है उन सब पे मुझे विश्वास था कि मैं इस बार चुनाव पक्का जीतूंगी और उन्होंने ये मेरा विश्वास जीत के भी दिखा दिया। तो मेरी देवतुल्य जनता से मैं प्रार्थना भी करूंगी, अनुरोध भी करूंगी कि जिस तरह से उन लोगों ने मुझे विश्वास जताया है, जिस तरीके से उन्होंने भारी बहुमतों से मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, उनकी उम्मीदों पे मैं खरी उतरूंगी। ये मेरा आत्मिक डिसीजन है। मेरा एक क्योंकि आप चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि किसी के चुनाव जीतने में या जो हारे हैं वो समीक्षा करते हैं, क्योंकि आप जीत गए हैं तो आपके वहाँ तो आज शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। और लेकिन जो हार गए हैं, हारने के पीछे भी कई समीक्षा होती है, चुनाव के होते हैं, लेकिन मेरा जो सर्वे था उसमें मैंने एक बात कही थी कि आपके पास अच्छी टीम है, आपकी अच्छी टीम ने आपको चुनाव जिताने में सफल रही है, तो वो टीम की क्या आगे भूमिका रहेगी आपकी? जितनों ने भी मुझे इस चुनाव में मतलब मेरी टीम ने जो मेरा सहयोग दिया, तन मन से जो मेरा मतलब सहयोग करा, मेरे को इस चुनाव लड़ने में मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं पहुंचने दी, उस सभी मतलब मेरे सहयोगियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आगे भी जिस प्रकार से आप लोगों ने मुझ पर विश्वास जता के यहाँ तक मुझे पहुँचाने का, ये कुर्सी दिलाने का काम करा है, और उसी प्रकार से आप सब लोगों का भी मान सम्मान उसी प्रकार हमारे धारचूला देहात में हो। आपके माध्यम से, यूथों के माध्यम से जो मेरी धारचूला की दशा बदल दे, वो मेरे उनको साथ लेके मैं उस दशा को बदलने का पूरा प्रयास करूँगी। और विशेष करके मेरे सभी सहपाठियों का, पूरे धारचूला देहात के जनता का मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि जिसने भी मुझे बढ़ चढ़ के मेरे साथ सहयोग के लिए आगे बढ़े, उन सबका मैं और बाकी मेरी देवतुल्य जनता का भी दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट है। हाँ, मेरा अगला सवाल आपसे चुनाव से संबंधित नहीं है। मेरा अगला सवाल ये है कि नर्मदा रावल को क्षेत्र की जनता जानती है, एक मुखर आवाज है और अपनी सख्त आवाज के लिए आप जानी जाती हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर भी इस क्षेत्र में जानी जाती हैं। तो आप ये बताइए कि अब हम क्या नर्मदा रावल जिसको हम पहले से जानते हैं वही आवाज दिखेगी या प्रधान बनने के बाद कुछ आवाज में आपकी कमी आ जाएगी? कैसा लगेगा? नहीं, वो जो मैं पहले थी वही मैं अब भी रहूंगी। न मैं पहले बदली हूँ, न मैं अब बदलूंगी, न मैं भविष्य में बदलूंगी। मैं जैसी थी वैसी हूँ और वैसी ही सबके बीच में मिलूंगी। और जो रही व्यक्ति विशेष की बात, जो भारतीय जनता पार्टी की बात हो, अब मेरे जो धारचूला देहात की जनता सब मेरे लिए विशेष है। इनके सहयोग से यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, तो उन सबका आवाज, उनकी सबकी आवाज लेके मैं आगे शासन प्रशासन तक गुहार लगाऊंगी कि मेरी जनता सर्वप्रथम उनकी समस्या का समाधान करूंगी। हाँ, मेरा तो लास्ट सवाल है, ये तो बनता ही है क्योंकि हमारे सर्वे में, क्योंकि चुनाव के जब मतदान हो गए थे
उसके बाद बोलना बहुत कठिन था, आपके समीकरण जानने वाले लोग भी नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन हमारे चैनल ने कहा था कि आप चुनाव जीत रही हैं, तो हमारे सर्वे पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत मैं ये मानसरोवर न्यूज़ का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से जो भी मुझे आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एग्जिट पोल के माध्यम से जो आपने मुझ में विश्वास जताया कि जो आप एग्जिट पोल का और वो दिया था, उसके लिए मैं आप सीमांत मानसरोवर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ। आगे भी ऐसे ही हमारे धारचूला देहात की आवाज़ को आगे बढ़ाइए, शासन प्रशासन देश विदेश तक इस आवाज़ को पहुँचाइए। और मैं सीमांत की न्यूज़ का और विशेषकर आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे आज आप काफी व्यस्त थे क्योंकि आपके वहाँ बहुत लोगों का आना जाना है, आपने समय दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।